नमस्कार, मैं हूं रीनू। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं आज क्या है अन्नदाता में। अपने राज्य में दूध व्यवसाय लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन इस व्यवसाय में पशुओं के लिए सूखे चारे की समस्या भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि इस साल सूखा चारा बहुत महंगा है। इस महंगे चारे को देखते हुए जिन किसानों ने हरे चारे वाली फसलें लगा रखी है, वे इनसे अधिक चारे की प्राप्ति के लिए इनमें कौन कौन से कार्यों को करें, आइए जानते हैं सहायक कृषि अधिकारी काला डेरा जयपुर के JS नाथावत से। हरे चारे में विशेष तौर से जो है वो रंजगा अभी जो है वो अच्छा फसल है। और रंजके के लिए जो है अपन उसमें जो है वो खरपतवार जो विशेष आता है वो होता है अमरबेल। अमरबेल के लिए अपन जो है उस बीज को जो है वो 20% नमक के घोल से उपचारित करने के बाद उस रंजके की बुआई करवाएं। रिजका एक पौष्टिक हरे चारे की फसल है। रिजका के हरे चारे में पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं। साथ ही इन पोषक तत्वों की पाचनशीलता भी अच्छी होती है। इसमें प्रोटीन 15%, पानी की मात्रा 74% पाया जाता है। रिजका पशुपालन के लिए एक पौष्टिक और लाभदायक चारा है। इसकी बुआई किसान भाइयों ने अक्टूबर से नवंबर माह में की होगी। उनकी फसल में एक समस्या अमरबेल की देखी जाती है, जिसका समय पर नियंत्रण करना बेहद जरूरी है। इसके लिए सबसे अच्छा उपाय है बीज उपचार। 15% नमक के घोल में बीज उपचार करके अमरबेल के बीजों को आसानी से अलग किया जा सकता है। इसके बाद बात आती है फसल प्रबंधन की। तो जरूरत के अनुसार समय समय पर सिंचाई करना चाहिए और सिंचाई के बाद जरूरत के अनुसार यूरिया का भुरकाव करने पर फसल की बढ़वार अच्छी होती है और अधिक हरा चारा भी मिलता है। इसका प्रबंधन ढंग से करें। प्रबंधन करने के बाद उसमें जो है वो कटाई करीब जो है पहली कटाई जो अपन लेना है वो करीबन महीने उपरांत लेना चाहिए। इसके बाद में जो प्रत्येक कटाई जो है ना 20-25 दिन पे जो है ना वो ले लेनी चाहिए। और हर कटाई पे जो है अपन नाइट्रोजन युक्त खाद का प्रयोग करते रहें। इसी के प्रयोग करते हो ये जो है ना रंजगा कई अपने साल भर तक जो हरा चारा उपलब्ध करवाता है। प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने हरे चारे के लिए ज्वार, बाजरा, मक्का की फसल लगाई है, इससे अधिक हरा चारा लेने के लिए समय समय पर आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें और जरूरत के अनुसार फसल की कटाई के बाद सिंचाई के साथ यूरिया का प्रयोग करें। इससे फसल की बढ़वार अच्छी होती है और चारे की पैदावार भी अधिक मिलती है। साथ ही साथ एक और भी जो है हरे चारे के लिए जो है वो अच्छी वो है जिसमें अपन ओजोला जो बोलते हैं। तो एजोला के लिए अपन जो है वो एक वो टैंक तैयार करते हैं और उसमें क्या है कि गोबर और मिट्टी का घोल तैयार करके उसको रखते हैं और उसमें पानी भरा रहता है। करीब उसकी जो टैंक की जो ऊंचाई है करीबन फुट भर के करीबन होती है। उस फुट भर में पानी भर देते हैं। पानी भरने के बाद अजोला जो है उसमें डाल देते हैं, फिर उसकी ग्रोथ होती रहती है। एक चीज़ का ध्यान रखना है, पानी का टेम्परेचर ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, इसलिए उस पर जो है ना छाया की व्यवस्था पर्याप्त रहे। वर्ष भर हरे चारे के लिए अजोला का उपयोग पशुओं के हरे चारे के लिए करते हैं। अजोला की उन्नत प्रजातियां, पहला अजोला पित्रेटा, दूसरा कैरोलिएना, तीसरा माइक्रोफिला है, जिनका उपयोग चारा उगाने में किया जाता है। साथ ही ये पौष्टिक गुणों से भरपूर होता है। पशु जो है वो उसको जो है वो खाने में भी ये थोड़ा मन मार के खाना खाते हैं, इसलिए पानी को गर्म नहीं करना, पानी जो है ना वो छाया में रहे। और एजोला जो है जितना अपन डालते हैं, जैसे 1 किलो एजोला अपन पशु के चारे में डालते हैं तो वो 1 किलो अपन को जो है वो उसका पशु आहार की मात्रा कम कर देनी है। साथ ही साथ अपन एक चीज़ का और भी ध्यान रखें कि जो भी अपन जो उसमें हरा चारा जो डाल रहे हैं उसमें जो है वो सूखा चारा भी पर्याप्त रहे। यूँ नहीं कि अपन हरा पे उस पर डिपेंड हो जाएं। क्योंकि उसमें पेट खराब होने की प्रबल संभावना रहती है। पशु के जो है ना हो सकता है उसमें ना पेट खराब होने के बाद जो है वो डस्ट टाइप जो है ना पतला पतला गोबर करे।
अजोला का अधिक उत्पादन लेने के लिए इसमें पानी का लेवल बनाए रखने के साथ साथ पानी को समय पर बदलते रहें। अजोला गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सूकर, मुर्गी, बत्तख, मछली, बटेर को खिला सकते हैं। पशुओं को अजोला खिलाना: गाय भैंस को 2 से 2.5 किलो, बकरियों को 400 ग्राम और मुर्गियों को 40 से 60 ग्राम प्रतिदिन खिलाना चाहिए। इससे चारे की बचत होती है, साथ ही पशुपालक को फायदा होता है। अगर पशु जो है ना एजोला खाने में थोड़ा सा यूँ आनाकानी सा करे या कुछ ऐसा करे तो पशु उसमें क्या है कि पशुओं को जो है एजोला धो करके और उसमें थोड़ा सा नमक डाल करके खिला देना चाहिए। हल्का सा नमक जो है ना उसमें डलेगा तो वो बहुत अच्छा रहेगा, साथ ही साथ पशु जो है ना उसको चाव से खाएगा। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। शिमला मिर्च की खेती करके किसान अच्छी आमदनी कमा सकते हैं, क्योंकि इसकी मांग बाजार में हमेशा बनी रहती है। वैसे तो पॉली हाउस के अंदर इसकी खेती सालों भर की जा सकती है, लेकिन इस समय पौध तैयार कर खेती करने से अच्छा उत्पादन मिलता है। तो जो किसान इसकी खेती करने की सोच रहे हैं, वे इसकी कौन सी किस्मों का चयन करें और इसकी खेती करते समय किन किन बातों पर खास तौर पर ध्यान दें, इस बारे में जानकारी दे रही हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर पी भावना। शिमला मिर्च ऐसे सब्जी का खेत है कि ये बाहर से आया है। ये जो सब्जी है बाहर से आया है, इंडिया में ओरिजिन नहीं हुआ है। फिर भी हम लोग इतना इसको हम लोग हमारे डाइट में, हर तरह के डाइट में, जैसे चाउमीन हो गया है या प्रोसेस्ड फूड हो गया, सब तरीका में हमारा जो इंडियन का क्यूसिन है उसमें भी हम लोग शिमला मिर्च डालना शुरू कर दिए हैं। तो इसका डिमांड बहुत है, सालों भर रहता है। तो सालों भर डिमांड के लिए हम लोग कैसे करना है, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन एक विधि है, हम लोग उससे कंटिन्यूस पूरा सालों सप्लाई कर सकते हैं और बाहर ओपन फील्ड में रेनी सीजन में और हम लोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, ये नर्म आर्द्र जलवायु की फसल है। जिन क्षेत्रों में शीत ऋतु में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से अक्सर नीचे नहीं जाता और ठंड का प्रभाव बहुत कम दिनों के लिए रहता है, वहाँ वर्ष भर फसल ली जा सकती है। इसकी अच्छी वृद्धि और विकास के लिए 21 से 25 डिग्री सेल्सियस तापक्रम उपयुक्त रहता है। पाला इसके लिए हानिकारक होता है और ठंडे मौसम में इसके फूल कम लगते हैं। फल छोटे, कड़े और टेढ़े मेढ़े आकार के हो जाते हैं, इसलिए जलवायु को देखते हुए इसकी खेती करें। तो इसके लिए अभी हम लोग खेत के लिए तैयारी करना अभी उचित है, क्योंकि अभी तुरंत तो नहीं लगा सकते हैं। हम हमारे सीडलिंग तैयार कर सकते हैं, इस टाइम में हम हमारा खेत को तैयार कर सकते हैं। और हम लोग अगर जब खेती करेंगे, इसके लिए हम लोग बीज के लिए बुआई और रोपाई जो है हम सजेस्ट करेंगे, प्रोट्रे में ही इसका बीज डालेंगे। और जैसे मैंने बोला है, कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट 1:1 रेशियो में डालेंगे। और इसकी खेती के लिए अच्छे जल निकासी वाली चिकनी दोमट मिट्टी, जिसका पीएच मान 6 से 6.5 हो, सर्वोत्तम मानी जाती है। इसके पौधा रोपण के लिए मुख्य खेत को अच्छी तरह से 5 से 6 बार जुताई करके गोबर की खाद या कंपोस्ट अंतिम जुताई के पूर्व खेत में अच्छी तरह से मिला दें। तो इसके लिए जो कंपोस्ट जो है, जो अच्छा सड़ा हुआ जो गोबर खाद जो बोलते हैं, उसको आपको डालना है। लगभग 20 टन प्रति हेक्टेयर में डालेंगे। और इसके साथ एग्रीकल्चर लाइम जो है, तो उसको भी हम लोग 5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर डालना है। और ये सब डाल के आपको जो कल्टीवेशन जो है, जो खुदाई जो बोलते हैं, उसको आपको अच्छे तरह से 2-3 बार मिलाना है। उसके बाद बेड प्रिपेयर करेंगे, वो भी राइज्ड बेड ही कीजिएगा। अगर पॉली हाउस में भी कर रहे हैं तो राइज्ड बेड ही कीजिए। जो खाद का बात आ रहा है, जो फर्टिलाइज़र जो डालना है, जो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस जो पोटैश है, बेसल डोज जो है आपको 20, 25 और 20 का रेशियो में डालना है। और बाद में आपको नत्रजनी 2 बार डालना होगा, फ्लेवरिंग के टाइम में और बीच में और एक बार 1 महीना के बाद डालना है। तो ये 3 स्प्लिट डोज में डालना है नाइट्रोजन जब भी डालेंगे। तो इसके लिए अभी ये जो मौसम है बहुत बेस्ट सीज़न है,
क्योंकि हमारा जो सूर्य रश्मि है इसी को हम लोग इस्तेमाल करेंगे। हमारा जो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन का जो बेड है वो सबको पूरा अच्छा तरह से मिट्टी को मिला लेंगे और उसके ऊपर जो ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन शीट होता है उसको हम लोग धकेलेंगे, चारों ओर से मिट्टी से धकेल के छोड़ देंगे 15-20 दिन। उसमें क्या होता है, बाहर का जो सूर्य रश्मि है ये पॉलीथीन अंदर अपना तापमान बढ़ा लेता है और अंदर का जितना फफूंद है, स्पोर्स है, बैक्टीरिया है, नेमेटोड है, प्यूपे है, ये सब मर जाता है क्योंकि टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है। नेचुरल वे में आप अपना सॉइल को स्टेरलाइज कर रहे हैं तो हमारा जो मिट्टी है फिर से हमारा नया मिट्टी बन जाता है। इससे हमारा पौधा भी ग्रोथ अच्छा आता है और हमारा उपज भी बढ़ता है। इसके बाद इसकी रोपाई के लिए भूमि की सतह से ऊपर उठी और समतल क्यारियां बनाएं। अगर ड्रिप और मल्चिंग के माध्यम से पौधों की रोपाई करनी है तो ड्रिप लाइन क्यारियों पर बिछाएं। बाद में प्लास्टिक मल्च बिछा दें। एक क्यारी पर पौधों की सामान्यतः 2 कतार लगाते हैं, इसलिए उसी के अनुसार मल्च में छेद बनाएं। शिमला मिर्च में अगर देखेंगे तो शिमला मिर्च में ज़्यादा डिमांड रहता है कलर्ड वाला माने रंगीन वाला। इसमें 2 तरह का कलर है, एक है पीला कलर है, एक है लाल कलर है। पीला कलर कुछ लोग प्रिफर करते हैं मार्केट में और लाल कलर और ग्रीन में भी चलता है। जैसे इसका बोलते हैं जो ग्रीन में तो लगभग 40 रुपीज़ है मार्केट रेट, मगर पीला कलर या लाल कलर लेंगे तो एग्जैक्टली डबल हो जाता है क्योंकि होटल ये सब में तो यूज़ होता है। तो अगर कर रहे हैं तो कलर वाला कर रहे हैं तो आप प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में ही कीजिए, माने संरक्षित खेती में ही कीजिए। अगर हम लोग वैरायटी या किस्म के बारे में बात करेंगे तो पीला कलर है, स्वर्ण प्रफुल्लिया करके है, ये हमारा येलो कलर में आता है। जैसे पकने के लिए छोड़ देते हैं तो येलो कलर में आता है। इसका लगभग आपको उपज भी बहुत अच्छा आता है, लगभग 40 टन तक आता है। बीज का भी ट्रीटमेंट करेंगे बैविस्टिन और ट्राइकोडर्मा विरिडे से, डैम्पिंग ऑफ से बचा देगा हमारा जो सीड को और सीडलिंग को। और हमारा जो बीज है तैयार हो जाएगा रोपाई के लिए, आपको लगभग 20 और 25 दिन में तैयार हो जाएगा। इसका जो सीड रेट है लगभग 250 ग्राम से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर आप डाल सकते हैं। रोपण और दूरी सामान्यतः 10 से 15 सेंटीमीटर लंबा 4 से 5 पत्तियों वाला पौधा जो कि लगभग 45 से 50 दिनों में तैयार हो जाता है। पौधा रोपण के 1 दिन पूर्व क्यारियों में सिंचाई कर देना चाहिए ताकि पौधा आसानी से निकाला जा सके। रोपाई के पूर्व पौध की जड़ को बाविस्टिन 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के घोल में आधा घंटा डुबा कर रखना चाहिए। इसके बाद पौधे की रोपाई करनी चाहिए। और एक है शिमला मिर्च में ध्यान देना है, जो ट्रांसप्लांटिंग करते हैं वो जिगजैग वे में आपको ट्रांसप्लांट करना है क्योंकि वो ड्रिप का लाइन जो जाता है स्पेसिंग वो ड्रिपर जो रहता है उसको हम लोग जिगजैग वे में अगर ट्रांसप्लांटिंग करेंगे उसमें तो हमारा प्लांट का डेंसिटी भी हम लोग नॉर्मल वे में माने ज़्यादा भी नहीं होगा कम भी नहीं होगा, हम पानी का भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। किसान भाइयों, अपने राज्य में सिंचाई पानी की गंभीर समस्या है और ऐसे में यदि फसलों में दीमक कीट का प्रकोप हो जाए तो पूरी की पूरी फसल चौपट हो जाती है। तो किसान भाइयों, आपकी समस्या को देखते हुए जरूरी हो जाता है कि आप समय रहते इसकी रोकथाम के लिए उचित कदम उठाएं। तो आप दीमक कीट की रोकथाम कैसे करें, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। किसान भाइयों, आप सभी दीमक से सिर्फ खेत ही नहीं अपने घर में सभी जगह दीमक से त्रस्त रहते होंगे। दीमक जो है एक सामाजिक प्राणी की तरह है। जिस तरह से मक्खियों की अपनी कॉलोनियाँ होती हैं उसी तरह से दीमक का भी अपना घर संसार होता है, परिवार होता है, रानी होती है, काम करने वाले होते हैं, रानी होती है। इस तरह से इनका संसार चलता है। दीमक पॉलीफेगस कीट होता है। यह सभी फसलों को बर्बाद करता है। भारत में फसलों को तकरीबन 45% से ज्यादा नुकसान दीमक से होता है। वैज्ञानिकों के अनुसार दीमक कई प्रकार की होती है। दीमक भूमि के अंदर बीजों, अंकुरित पौधों को चट कर जाती है। कीट जमीन में सुरंग बनाकर पौधों की जड़ों को भी खाते हैं। प्रकोप अधिक होने पर ये तने को भी खाते हैं। ये नमी वाले जगह पे और सूखे जगह दोनों ही पे पाई जाती हैं। दीमक जो है आपको देखेंगे कि पौधा अचानक से ही ऊपर अच्छा है लेकिन स्वतः मर रहा है और
ऊपर किसी चीज़ का कोई क्षति का लक्षण नहीं है। पौधे को निकाल के देखेंगे तो वहाँ पता चलेगा कि मिट्टी के साथ दीमक लगा हुआ है। अब क्या है, दीमक अपना घर बनाते हैं और दीमक के घर को हम लोग टेंटोरियम कहते हैं और ये टीले के रूप में होता है, कभी कभी बहुत बड़े बड़े टीले के रूप में भी पाया जाता है। तो ये बहुत ही नुकसान करता है। अगर इस कीट पहचान की बात करें तो दीमक कीट का वैक्स मोटा होता है जो घूसर भूरे रंग का होता है और इस कीट की सुड़ियां मिट्टी की बनी दरारों अथवा गिरी हुई पत्तियों के नीचे छिपी रहती है। ये रात के समय निकलकर पौधों की पत्तियों या मुलायम तनों को काटकर गिरा देती है। दीमक आलू, टमाटर, मिर्च, बैगन, फूलगोभी, पत्ता गोभी, सरसों, राई, मूली, गेहूं आदि फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। जहाँ पर सिंचित क्षेत्र नहीं है वैसे जगह पे पानी की अगर मात्रा कम हो जाती है तो दीमक का प्रकोप हमें देखने को मिलता है। दीमक का बचाव के लिए बड़े खेतों पे क्या करेंगे, जहाँ है वहाँ पानी का तुरंत जो प्रवाह है वो कर देंगे। अभी हाल के दिनों में कुछ इसके प्रलोभन भी आए हैं लेकिन वो थोड़ा महंगा है, लेकिन आने वाले समय में निश्चय ही इसके ऊपर बहुत अच्छा, अभी जो रासायनिक है उससे अच्छा काम कर रहा है। फिर आपका करंज का खल्ली वगैरह है, इसको भी जहाँ पर अगर छोटे जगह पे है खल्ली का व्यवस्था है तो इसको भी डालेंगे तो इन सब से इसका बचाव हो जाएगा। दीमक से बचाव के लिए गर्मियों में खेत की अच्छी गहरी जुताई करें, खेत को खरपतवारों से मुक्त रखें। खेत में कभी भी कच्ची गोबर नहीं डालनी चाहिए। कच्ची गोबर दीमक का प्रिय भोजन होता है। बीजों को बेब्रिया बेसियान फफूंद नाशक से उपचारित किया जाना चाहिए। 1 किलो बीज में 20 ग्राम बेब्रिया बेसियान फफूंद नाशक से उपचारित करके बोनी चाहिए। 2 किलोग्राम सूखी नीम की बीज को कूटकर बुआई से पहले 1 एकड़ खेत में डालना चाहिए। नीम के 30 किलोग्राम प्रति एकड़ में बुआई से पहले खेत में डालने से इससे प्रकोप कम होता है। 1 किलोग्राम बेब्रियान बेसियान फफूंद नाशक और 25 किलोग्राम गोबर की सड़े खाद में मिलाकर बुआई से पहले खेत में डालें। दीमक के रासायनिक नियंत्रण के लिए क्लोरपाइरिफास 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर खेत में बुआई से पहले भुरकाव करना चाहिए। प्रति किलो बीजों को 4 मिलीलीटर क्लोरोपाइरिफास दवा से उपचारित करके बीजों को बुआई करें। दीमक को नियंत्रित करने के लिए 2 लीटर क्लोरोपाइरिफास दवा को 4 किलो रेत में मिलाकर प्रति हेक्टेयर बुआई के समय खेत में डालना होता है। और एक दवा है क्लोरपाइरिफास 50 सीसी का, उसका अगर पौधे पे लगा हुआ है तो 5 मिलीलीटर प्रति लीटर के दर से घोल बना के जड़ के आसपास उसका पटवन कर देंगे और अगर ऊपर लगा है तो उस पे भी डाल देंगे। इसी तरह से एक अच्छा उपाय यह है कि अगर पूरे खेत पे लगा हुआ है जो कि दिख नहीं रहा है तो उस जगह पे क्या करें, वो जो कीटनाशक है क्लोरपाइरिफास उसका डिब्बी लें, उसके डिब्बी पे जो ढक्कन है उस पे छोटा सा छेद कर दें, उस पे एक लुत्ती लगा दें जैसा हम लोग दिया बनाते हैं और उसे बहुत पतला रखें कि वो छोटा छोटा बूंद गिरे। तो जो दीमक का प्रकोप है इससे बचाव होगा। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम केसरपुरा जिला बूंदी के कृषक छगन लाल ने। इनकी मूंग की फसल में मोजैक रोग की समस्या देखने में आ रही है, यह इसके नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो छगन लाल जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। आज आप लोगों से हम जो समर मूंग के बारे में बात करेंगे। खास करके एक जो उसमें अटैक जो डिजीज़ का होता है उसमें येलो मोजाइक वायरस जो है उसके अटैक के कारण बहुत ज़्यादा समस्या उत्पन्न होती है और हमारे उत्पादन को प्रभावित करती है। फसलों के लिए येलो मोजाइक वायरस जो है YMV के नाम से जानते हैं, जो कि काफ़ी नुकसानदेह है।
पीला मोजेक रोग सफेद मक्खी द्वारा फैलती है। मक्खी एक रोगग्रस्त पौधे की पत्ती पर बैठती है और मक्खी जब दूसरे पौधे पर बैठती है तो पूरे खेत में संक्रमण फैल जाता है। इस तरह से ये रोग पौधों में फैलता है। रोग ग्रसित पौधों में पीलापन पीला मोजेक बीमारी की वजह से होता है, जो एक विषाणु जनित बीमारी होती है। इसका वेक्टर जो व्हाइट फ्लाई होता है, जो सफ़ेद मक्खी होती है, उसके कारण ये उत्पन्न होता है ये वायरस। तो इसको कंट्रोल करना, जो होस्ट है उसको कंट्रोल करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसे एक बार अटैक होने के बाद इस वायरस को कंट्रोल करना थोड़ा टफ होता है। तो फिर भी आप प्रिकॉशनरी मेजर के रूप में आप इसमें 2 बार स्प्रे करें, एक तो 25 दिनों पे और दूसरा 45 दिनों पे। तो उसका जो डोज होगा 0.5 ml प्रति लीटर पानी आप इसका इस्तेमाल करें तो इसको रोका जा सकता है। इसके बाद जो है विभिन्न और पहलू हैं, तो उसमें फसल चक्र जो है क्रॉप रोटेशन वो करके आप इसको रोक सकते हैं। तो ये यहाँ पे इस तरह से ये रोकने का हम काम कर सकते हैं और हमारे जो फसल है उसका उत्पादन बढ़ा सकते हैं। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।